क्या आप जानते हैं कि गलत समय और गलत तरीके से खाए गए फल आपके शरीर को पोषण देने के बजाय अग्निमांद्य और कई गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं? नमस्कारम, समयता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस क्लिनिकल डिस्कशन में हम सभी एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसे अक्सर रोजमर्रा की प्रैक्टिस में बहुत ही सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के हमारे इस लेक्चर का मुख्य विषय है फल वर्ग यानी फलाहार के नियम। हम सभी वैद्यों ने अपने अध्ययन के दौरान संहिताओं में फलों के गुणों के बारे में विस्तार से पढ़ा है, लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ थ्योरी को दोहराना नहीं है। बिल्कुल। आज हम अपने क्लिनिकल नोट्स के आधार पर यह डिकोड करेंगे कि ग्रंथों में वर्णित फलाहार के इन नियमों का हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वास्तविक उपयोग क्या है। मतलब एक वैद्य के तौर पर हमें इन छोटी छोटी बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए और कैसे सिर्फ फलों के सही सेवन का ज्ञान मरीजों के पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बदल सकता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है वो ये है कि सैद्धांतिक ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारियों के परिप्रेक्ष्य में डिकोड किया जाए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास मरीज अक्सर डाइजेशन या स्किन से जुड़ी क्रॉनिक समस्याएं लेकर आते हैं जी। और एक वैद्य के रूप में हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर बड़ी बड़ी औषधियों के बारे में सोचने की होती है। लेकिन अगर हम गहराई से हिस्ट्री टेकिंग करें तो कई बार बीमारी का मूल कारण उनके रोजमर्रा के आहार में, विशेषकर फलों के गलत संयोजन में छिपा होता है। सही बात है। आज हम इसी कारण को डिकोड करेंगे ताकि सभी वैद्य अपने मरीजों को केवल औषधियां ना दें बल्कि उनके आहार परिपालन को भी सही दिशा दे सकें। तो चलिए अपने नोट्स के पहले सबसे महत्वपूर्ण विषय से शुरुआत करते हैं, जो फलाहार के सही समय के बारे में है। हमारी पहली और दूसरी स्लाइड इसी गोल्डन विंडो को समझाती है। फलों के सेवन का सबसे अनुकूल समय दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का बताया गया है। इसके पीछे का आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत यह है कि यह समय शरीर में आप महाभूत यानी जल महाभूत को संतुलित करता है और स्वाभाविक रूप से बढ़े हुए वात व पित्त दोष का शमन करता है। अगर हम इसे क्लिनिकली समझें तो ये गोल्डन विंडो मरीजों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इसे पैथोलॉजी और ऋतुचर्या के नजरिए से गहराई में जाकर समझते हैं। विशेषकर जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो उस समय बाहरी वातावरण में अत्यधिक ऊष्मा होती है। हाँ, गर्मी बहुत होती है जी। और इस लगातार गर्मी और पसीने के कारण शरीर से रस धातु का लगातार क्षय हो रहा होता है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे का वो समय है जब दिन की गर्मी ढलना शुरू करती है और ठीक इसी समय शरीर में थकान और डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा महसूस होता है। बिल्कुल। अब जरा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखिए। इस समय जब रस धातु क्षीण हो रही होती है तो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले मरीज अक्सर चाय या कॉफी का सेवन करते हैं जो कि रूक्ष और उष्ण होते हैं, जो नुकसानदायक है। बिल्कुल। ये पहले से बढ़े हुए पित्त और वात को और प्रकोपित कर देते हैं। एक वैद्य के तौर पर यह हमारा काम है कि हम मरीजों को काउंसलिंग दें कि वे अपनी उस दोपहर की चाय या कॉफी को ताजे फलों के रस से रिप्लेस करें। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है ये। हाँ, क्योंकि जब कोई मरीज इस 2 से 5 बजे के बीच फलों का सेवन करता है तो फल अपने शीत और स्निग्ध गुणों के कारण सीधे आप महाभूत की पूर्ति करते हैं। इससे तत्काल रस धातु का तर्पण होता है और जैसा कि आयुर्वेद का सिद्धांत है रसाद रक्तम, अगर रस धातु पुष्ट होगी तो वो आगे चलकर रक्त धातु का भी बेहतरीन पोषण करेगी। ये सच में एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल कोरिलेशन है। रस धातु के क्षय को रोकने के लिए चाय की जगह फलों का रस देना। अब हम अपनी तीसरी स्लाइड पर आते हैं, जो आजकल के एक बहुत ही बड़े मॉडर्न डाइट ट्रेंड को सीधे चुनौती देता है। मॉर्निंग फ्रूट बोल वाला ट्रेंड। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज सुबह 10 बजे से पहले फलों का सेवन पूरी तरह से वर्जित बताते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय शरीर और प्रकृति दोनों में कफ दोष का काल होता है। ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि सुबह का नाश्ता हमेशा ताज़ा, गर्म और स्निग्ध होना चाहिए। इस टकराव को हम अपनी प्रैक्टिस में कैसे टैकल करें? ये आज के समय में आहार से जुड़ी सबसे बड़ी भ्रांति है और वैद्यों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। जैसा आपने बताया, सुबह 6 से 10 बजे तक कफ दोष का प्राधान्य होता है और अधिकांश फल
स्वभाव से शीत, गुरु और कफवर्धक होते हैं। जी। अब पैथोलॉजी को समझिए। कफ के काल में जब जठराग्नि अभी पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं हुई है, अगर कोई व्यक्ति ठंडे और कफ बढ़ाने वाले फलों का सेवन करेगा तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम के सिद्धांत से कफ दोष की अत्यधिक वृद्धि होगी। मतलब स्रोतों में भारीपन और कंजेशन शुरू हो जाएगा। एकदम सही। ओपीडी में मरीज आते हैं जिन्हें सुबह उठकर बहुत सुस्ती लगती है या क्रॉनिक साइनस कंजेशन की शिकायत रहती है। डाइट हिस्ट्री में आप पाएंगे कि वे सुबह खाली पेट ठंडे फल या कोल्ड प्रेस जूस पी रहे हैं। इसीलिए हमें मरीजों को समझाना होगा कि रात भर के विश्राम के बाद नाश्ता हमेशा गाय की घी में बना दलिया, उपमा या पोहा जैसा होना चाहिए। ये उष्णता अग्नि को बढ़ाती है, जबकि ठंडे फल उस अग्नि को मंद कर देते हैं। यानी मॉडर्न न्यूट्रिशन का ये हेल्दी ट्रेंड आयुर्वेद के अग्नि सिद्धांत के अनुसार कफज विकारों का कारण बन रहा है। इसी से जुड़ा हमारी चौथी स्लाइड का विषय है भोजन के बाद फलों का सेवन, जो सीधे तौर पर अग्नि की रक्षा से जुड़ा है। जी, यह बहुत कॉमन गलती है। भरपेट भोजन के तुरंत बाद फल खाना सर्वथा वर्ज्य है। विशेष रूप से केला और आम जैसे गुरु फलों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर शादियों में देखते हैं, लोग भारी डिनर के बाद मीठे के रूप में फल खाते हैं। ये आदत शरीर में किस प्रकार की विकृति पैदा करती है? यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसे डिकोड करना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति भरपेट खाना खाता है तो अन्न को पचाने के लिए जठराग्नि अपने पूरे प्रभाव में काम कर रही होती है। सामान्य अवस्था में फल जल्दी पचते हैं, लेकिन भारी भोजन के साथ वे पेट में उसी भारी अन्न के साथ रुक जाते हैं और बाकी भोजन के पचने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और इस रुकी हुई अवस्था में पेट की ऊष्मा के कारण फल पचने के बजाय फर्मेंट होने लगते हैं। इस फर्मेंटेशन से शरीर में अम्ल पाक होता है, जो भयंकर अग्निमांद्य पैदा करता है और आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। केला और आम तो स्वभाव से ही अत्यंत गुरु हैं। वे और ज्यादा समय लेते हैं, जिससे मरीज को ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है। संप्राप्ति तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें कुछ ऐसे जिद्दी मरीज भी मिलते हैं जो इस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं होते। हमारे नोट्स में ऐसे मरीजों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल हार्म रिडक्शन प्रोटोकॉल भी दिया गया है। हाँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। अगर किसी मरीज को खाने के बाद फल खाने की तीव्र आदत है तो उन्हें ये प्रोटोकॉल दें। जी। सबसे पहले तो अपने मुख्य भोजन की मात्रा को सामान्य से कम करें, ताकि आमाशय में वायु के संचरण के लिए पर्याप्त जगह बचे। और फलों का चुनाव कैसे करें? यह है कि भारी फलों के बजाय वे केवल संतरा, मौसम्बी या पपीता जैसे फल ही बहुत अल्प मात्रा में लें, क्योंकि इन फलों में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम्स और हल्का अम्ल रस पाचन में सहायता कर सकते हैं और ये आम का निर्माण नहीं करते। ये एक बहुत ही स्मार्ट क्लिनिकल टिप है। चलिए अब अपनी 5वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आहार की तैयारी और विरुद्ध आहार के विषय पर हमारे सोर्सेज में 3 स्पष्ट नियम हैं। पहला, फलों को जूस के बजाय चबाकर खाना चाहिए। दूसरा, फलों को दूध के साथ मिलाना सख्त विरुद्ध आहार है। और तीसरा, चीकू या सेब जैसे फलों को उनके छिलके के साथ खाना चाहिए। अगर हम दूध और फल की कॉम्बिनेशन की बात करें तो आजकल मिल्कशेक बहुत कॉमन है। ये आज के समय में त्वचा संबंधी क्रॉनिक बीमारियों के तेजी से बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। फल और दूध का मिश्रण स्पष्ट रूप से विरुद्ध आहार है। दूध स्वभाव से शीत और मधुर होता है। दूसरी ओर अधिकांश फल पचने के बाद विपाक में अम्ल प्रभाव छोड़ते हैं, यानी उनका वीर्य दूध से बिल्कुल विपरीत होता है। जी। जब ये दोनों विपरीत वीर्य और विपाक वाले पदार्थ मिलते हैं तो ये सीधे रस और रक्त धातु की दृष्टि करते हैं। इस विरुद्ध कॉम्बिनेशन से ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं जो त्वचा के स्तर पर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि मरीजों में एक्जिमा, सोरायसिस और अर्टिकेरिया जैसे भयंकर स्किन डिसऑर्डर पैदा होते हैं और उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मतलब सिर्फ क्रीम लगाने से स्किन की बीमारियां ठीक नहीं होंगी जब तक विरुद्ध आहार बंद ना हो। और चबाकर खाने के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, पाचन की शुरुआत आमाशय में नहीं, हमारे मुंह से ही हो जाती है। जब हम फल चबाते हैं तो बोधक कफ यानी लार उसमें अच्छे से मिलता है। जूसिंग में फाइबर तो निकल ही जाता है, साथ ही ये चबाने वाला स्टेप मिस हो जाता है, जिससे अग्नाशय पर अचानक शुगर का लोड पड़ता है। और छिलकों में मौजूद रफेज का क्या रोल है?
सेब या चीकू के छिलकों में जो रफजू होता है वो आंतों की प्राकृतिक गति को बनाए रखने और वात के अनुलोमन में क्लिनिकली बहुत फायदेमंद होता है, जिससे मलावस्तंभ यानी कब्ज नहीं होती। सही बात है। अब हम छठी स्लाइड पर आते हैं, जहां एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें फलों का सेवन पूरी तरह निषिद्ध बताया गया है। कफ प्रकृति वाले मरीजों और जिन्हें प्रतिशाय, कास और श्वास की तकलीफ है, उन्हें फल नहीं खाने चाहिए। लेकिन कई बार मरीज जिद करते हैं। इसे टैकल करने के लिए एक डाइजेस्टिव हैक बताया गया है। हाँ, और ये हैक हर वैद्य के प्रिस्क्रिप्शन पैड पर होना चाहिए। सामान्यतः श्वास और कास में हम फल बंद कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा रोगी फल खाना ही चाहता है तो उसे सादा फल कभी न खाने दें। उसे निर्देश दें कि फल पर हमेशा एक चुटकी सेंधव नमक, भुना हुआ जीरा चूर्ण और मरीच का चूर्ण लगाकर ही खाए। इसके पीछे का क्लिनिकल मैकेनिज्म क्या है? सेंधव नमक अपने सूक्ष्म गुण के कारण जमे हुए कफ का छेदन करता है। भुना हुआ जीरा दीपन पाचन का काम करता है, जो मंद अग्नि को तुरंत बढ़ाता है, और मरीच तो बेहतरीन कफघन और वातशामक है। जब ये तीनों फलों के साथ मिलते हैं तो ये मिश्रण आमाशय में अतिरिक्त श्लेष्मा को बनने से रोकता है। मतलब फल का ठंडा और कफ वर्धक प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाता है। बिल्कुल, जिससे कफ दोष प्राकृत अवस्था में रहता है और मरीज की श्वास या कास की तकलीफ नहीं बढ़ती। ये तो किसी अचूक फॉर्मूले की तरह है। चलिए अब 7वीं स्लाइड पर चलते हैं। एक बहुत ही संवेदनशील विषय, गर्भिणी अवस्था में फलाहार। हमारे डिस्कशन में इसे एक चेतावनी के रूप में पेश किया गया है कि गर्भिणी के लिए फल हितकर हैं, लेकिन अति मात्रा में अत्यंत अहितकर साबित हो सकते हैं। इसे मॉडरेशन इज की का सिद्धांत कहा गया है। एक वैद्य के तौर पर हमें इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? ये पूरे डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। आप सभी वैद्यों ने अपनी बाल रोग प्रैक्टिस में देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे जन्म के बाद से ही बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। जब हम उनकी माताओं की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं तो एक पैटर्न उभरता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फल खाए होंगे। जी, आज के मॉडर्न दौर में माताओं को सलाह दी जाती है कि खूब सारे फल खाओ, नारियल पानी पियो। वे ठंडे और भारी फलों का अंधाधुंध सेवन करने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये अत्यधिक शीत और गुरु आहार है। गर्भिणी की अग्नि वैसे ही विषम होती है, तो ये बिना पचे शरीर में रहकर विकृत कफ का निर्माण करता है, जो रसवाहिनी नाड़ियों के माध्यम से सीधे गर्भ तक पहुंचता है। सही पकड़ा आपने। यही कारण है कि ऐसे बच्चों में जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक प्राणवह स्रोतस की भयंकर कमजोरी देखी जाती है। उन्हें बार बार सर्दी, खांसी और बुखार रहता है। इसलिए प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का सिद्धांत है कि गर्भिणी को फल दें, लेकिन संतुलित मात्रा में और जठराग्नि का विचार करते हुए। ये सच में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का अद्भुत उदाहरण है। अब 8वीं स्लाइड की बात करते हैं, सामान्य नियमों से आगे बढ़कर विशेष औषधीय फलों की। सबसे पहला वर्णन है आम्र यानी आम का। इसे फलों का राजा कहा गया है, जो रस, रक्त, मांस और शुक्र धातु तक को पुष्ट करता है। बिल्कुल, आम की सबसे बड़ी खासियत इसका व्रहण कर्म है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्लिनिकल कैच ये है कि आम को केवल उसके प्राकृत ऋतु में ही खाना चाहिए। बेमौसम के हाइब्रिड आम त्रिदोष का प्रकोप करते हैं। तो प्राकृत आम के क्या फायदे हैं? ग्रीष्म ऋतु में प्राकृतिक पका मीठा आम सबसे पहले रक्त धातु का बेहतरीन शोधन करता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। कृष्ण मरीजों के लिए जिनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनके लिए आम और दूध अलग अलग समय पर एक बेहतरीन औषधि है। और ये प्राकृतिक वाजीकर भी है, जो शुक्र धातु को पुष्ट कर प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। सीजनल खाना ही आयुर्वेद का नियम है। 9वीं स्लाइड में द्राक्षा यानी ताजे अंगूरों की बात की गई है। द्राक्षा को मधुर, किंचित अम्ल और शीत वीर्य बताया गया है। इसका मुख्य कर्म सारक यानी लैक्सेटिव है। गर्मियों में अंगूरों को कैसे प्रिस्क्राइब करें? द्राक्षा को फलोत्तमा कहा गया है। गर्मियों में जब मरीज थकान, चक्कर या अत्यधिक तृष्णा की शिकायत लेकर ओपीडी में आते हैं, तो ताजे अंगूर का रस अमृत समान काम करता है। ये शीतवीर्य होने के कारण पित्त को शांत करता है। और मलावस्तंभ के मरीजों के लिए, क्रॉनिक कब्ज वाले मरीजों के लिए आप ताजे अंगूरों को दैनिक सिस्टम क्लिंजर के रूप में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मॉडर्न लैक्सेटिव्स की तरह आंतों में मरोड़ पैदा नहीं करता, बल्कि सौम्य तरीके से वात का अनुलोमन करता है। बहुत बढ़िया। ताजे अंगूर के बाद हमारी 10वीं और 11वीं स्लाइड मुनक्का के बारे में है। संहिताओं के अनुसार मुनक्का ताजे अंगूरों से भी अधिक गुणकारी है।
यहाँ एक औषधीय सूप की रेसिपी है। 8 से 10 मुनक्के, 1 कप पानी, चुटकी भर सेंधव नमक और 1/4 चम्मच गाय का घी उबालकर आधा कप कर लें। ये किन मरीजों को देना चाहिए? मुनक्का सूप हमारी प्रैक्टिस का पावरफुल टूल है। सामान्य उपयोग में बार बार मुंह सूखने पर मुनक्के चूसने की सलाह दें। सूखी खांसी में इसका खट्टा मीठा रस वात शमन करता है। अम्लपित्त में यह पित्त शामक है। और सूप वाली रेसिपी का उपयोग? जो मरीज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस से जूझ रहे हैं, उन्हें ये सूप रात के खाने से ठीक पहले गुनगुना पीने का सख्त निर्देश दें। गाय का घी और सेंधव नमक मुनक्के के साथ मिलकर वात का बेहतरीन अनुलोमन करता है। घी स्निग्धता देता है और नमक मल को तोड़ता है। पर मरीजों को बताएं कि सूप पीने के बाद उबले मुनक्कों को अच्छी तरह चबाकर खाना भी आवश्यक है। सूप रेसिपी तो कमाल की है। अब हमारी 12वीं स्लाइड, जो आज का सबसे एडवांस क्लिनिकल उपयोग है, प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी के लिए मुनक्का। इसे अग्निदीपक और शुक्र धातु वर्धक बताया गया है। वंदित्व के बढ़ते मामलों में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी आज एक बड़ी समस्या है। महिलाओं में पीसीओएस के कारण जब प्राकृतिक ओव्यूलेशन नहीं होता, तो आयुर्वेद के अनुसार वहां वात और विशेष रूप से अपान वायु की दृष्टि होती है, जिससे आर्तवह स्रोतस में अवरोध होता है। तो ये सूप वहां कैसे काम करता है? मुनक्के का ही घी और नमक वाला सूप अगर 2 से 3 महीने दिया जाए तो ये दोषों का अनुलोमन करता है, धात्वाग्नि बढ़ाता है और गर्भाशय को आवश्यक स्निग्धता प्रदान करता है। अपान वायु प्राकृत होने से ओव्यूलेशन प्राकृतिक रूप से होने लगता है। और पुरुषों में जहां सीमन एनालिसिस में शुक्राणुओं की गतिशीलता या मात्रा कम होती है, वहां मुनक्का सीधा शुक्र धातु पर काम करता है। ये अपनी मधुरता से शुक्र की गुणवत्ता को सुधारता है। ये बिना किसी महंगी दवा के बहुत सुरक्षित चिकित्सा है। सच में जो चीजें हमारी रसोई में इतनी आसानी से मौजूद हैं, वे आयुर्वेदा के अनुसार कितने गहरे क्लिनिकल परिणाम दे सकती हैं। चलिए आज के इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। हमारी 13वीं स्लाइड के अनुसार हमने देखा कि फल खाने का सही समय 2 से 5 बजे के बीच है। सुबह कफ काल में फलों से बचना है और भारी भोजन के बाद अग्नि की रक्षा के लिए फल नहीं खाने। जी, हमने विरुद्ध आहार और गर्भिणी अवस्था के नियमों को भी डिकोड किया। बिल्कुल, और साथ ही आम्र, द्राक्षा और मुनक्का के औषधीय गुणों और इनफर्टिलिटी के प्रोटोकॉल्स पर चर्चा की। आप सभी वैद्यों के लिए एक टीजर भी है। अगले लेक्चर में हम दाड़िम यानी अनार के चमत्कारी गुणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस क्लिनिकल डिस्कशन को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी वैद्यों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने प्राकृतिक फलों के फायदों की चर्चा की, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि क्या आज के समय में जो हाइब्रिड फल हम खा रहे हैं, जिन्हें महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, क्या वे आज भी शरीर के दोषों और धातुओं पर वही सकारात्मक प्रभाव डालते हैं जो संहिताओं में बताए गए थे? या इन अप्राकृतिक तरीकों से उनकी मूल प्रकृति बदल चुकी है और वे नई बीमारियां पैदा कर रहे हैं? इस पर अपनी ओपीडी में बैठकर जरूर सोचिएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का लेक्चर? आशा करते हैं आप इसे अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका फीडबैक ही डिसाइड करेगा कि हम आहार चिकित्सा की ये सीरीज कंटिन्यू करें कि नहीं। आपकी वैद्य जर्नी को अनेकों शुभकामनाएं। जय हो।